नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 39,000 से अधिक नए मामले और 43,910 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल में शनिवार को कोविड के 248 नए मामले और 404 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में अब तक लगाए गए 8,78,856 कोविड के टीके। रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुरकोंग सेलेक से पासीघाट रेल परियोजना सहित अरुणाचल प्रदेश में चल रही सभी रेल परियोजनाओं में तेजी लाने का किया अनुरोध। 1600 से अधिक 4G मोबाइल टावरों को भी जल्द स्थापित करने का किया आग्रह। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कानूनी सेवा से जुड़े लीगल एड ऐप का किया उद्घाटन। कहा, इस ऐप से कानूनी सेवाओं और संस्थाओं से संबंधित जानकारी की जाए। ये फीड और लोग देश के किसी भी स्थान से कुछ ही सेकंड में कर सकेंगे कानूनी सहायता का आवेदन। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 39,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और 43,910 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कल कोविड से 491 रोगियों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,06,822 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.39% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 50 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 55,91,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड संक्रमण के 248 नए मामले सामने आए और 404 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,873 है और रिकवरी दर 93.76% है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 8,78,856 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 6,59,130 टीके उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शनिवार को नई दिल्ली में रेल, IT और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और अरुणाचल प्रदेश में चल रही सभी रेल परियोजनाओं में तेजी लाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से मुरकोंग सेलेक से पासीघाट रेल परियोजना में तेजी लाने का आग्रह किया और कहा कि राज्य सरकार इसमें हर संभव सहायता करेगी। केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को वंदे भारत ट्रेन का एक मॉडल भेंट किया और कहा कि इस नई मॉडल ट्रेन को नॉर्थ ईस्ट में शुरू किए जाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। IT और संचार मामलों पर बातचीत में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अरुणाचल प्रदेश में डिजिटल और टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी में सुधार करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री राज्य के सुदूर गांवों के लिए 1683 4G मोबाइल टावर स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया और इन टावरों को जल्द से जल्द स्थापित करने का अनुरोध किया। जेवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक गोल्ड मेडल के साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत का अभियान अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ संपन्न हो गया है। भारत को टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 7 मेडल मिले हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत को 6 मेडल मिले थे। नीरज चोपड़ा ने ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। 23 वर्षीय नीरज ने 87.58 मीटर तक जेवलिन फेंका। इसके साथ ही ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में मेडल जीतने की भारत की 100 वर्ष की प्रतीक्षा समाप्त हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए शनिवार का दिन गर्व से भरा रहा, जहां नीरज चोपड़ा ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए देश को ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक से पहला पदक दिलाया और वो भी गोल्ड। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले इस जुझारू जेवलिन थ्रोवर ने बड़े बड़े सूरमाओं को पीछे छोड़ते हुए 87.58 का थ्रो जमा सभी को चौंका दिया। नीरज की इस बड़ी जीत के बाद देश में उनको बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीरज चोपड़ा को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा, नीरज चोपड़ा की अभूतपूर्व जीत, आपके जेवलिन गोल्ड ने सभी बाधाओं को पार किया और इतिहास रचा। आप अपने पहले ही ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला पदक लाए। आपकी ये उपलब्धि युवाओं को प्रेरणा देगी। भारत हर्षित है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी नीरज की इस उपलब्धि पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा,
टोक्यो में इतिहास रचा गया है। नीरज चोपड़ा की उपलब्धि को हमेशा याद किया जाएगा। नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उल्लेखनीय जुनून के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया। गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई। वहीं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज के विजयी पल के दृश्य को ट्विटर पर बधाई संदेश के साथ शेयर किया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी। और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको। निश्चित रूप से नीरज चोपड़ा की ये उपलब्धि केवल स्वर्ण पदक की चमक भर नहीं है, बल्कि इससे देश में खेल के क्षेत्र को एक नया आयाम भी मिलेगा, जो विश्व स्तर पर कई और नीरज चोपड़ा जैसे एथलीटों को सामने रखेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने आज कानूनी सेवा से जुड़े लीगल एड ऐप का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस ऐप में कानूनी सेवाओं और संस्थाओं से संबंधित जानकारी फीड की जाएगी। इस ऐप के माध्यम से लोग देश के किसी भी स्थान से कुछ ही सेकंड में कानूनी सहायता आवेदन जमा कर सकेंगे और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद हम अपनी कानूनी सहायता सेवाओं को जारी रखने में सफल रहे हैं। इस तरह के तकनीकी उपकरणों की शुरुआत से सुनिश्चित किया है कि भविष्य में ऐसी कोई भी चुनौती कानूनी सहायता संस्थाओं के काम में बाधा नहीं बनेगी। It is my absolute delight to unveil our vision for the future and legal aid services app. I have been informed this app is going to be compulsorily installed in the mobile phones of the entire workforce of legal service institutions, who will be able to submit a legal aid application within few seconds from any place in the country. Despite the COVID pandemic, we have successfully been able to continue our legal aid services. With the introduction of such technological tools, we have ensured that any such future challenges shall not hamper the work of the legal aid institutions. Accessing justice in India is not merely an aspirational goal. We need to work hand in hand with various wings of the government to make it a practical reality. Majority of those who do not have access to justice are from rural and remote areas which suffer from lack of connectivity. As a result, we may not be able to realize the full potential of modern tools for the time being. Immediately after assuming as the Chief Justice office, I had an occasion to interact with brother and sister judges from various high courts across the country. The problem of poor connectivity in rural and remote areas adversely affecting the justice delivery was highlighted by all. Taking this major concern into consideration, I have already written to the government emphasizing the need to bridge the digital divide on a priority basis. ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालोपोतुम ने शनिवार को मीडिया कर्मियों को कोविड किट का वितरण किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यह किट स्काई सिटी के ब्रांड फ्रेंचाइजी की यायाम बागांग ने JCI ईटानगर रॉयल्स के साथ मिलकर जिला उपायुक्त को भेंट किया था। इस किट में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मल्टीविटामिन टैबलेट्स, जिंक टैबलेट्स और बैटरी है। जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यह कोविड किट मीडिया कर्मियों के लिए मददगार साबित होगा। हमारा मीडिया पर्सन लोग बहुत ही जगह में जाता है जहाँ बहुत ही कोविड प्रोन एरिया होता है, तो ये एक स्काई सिटी में हमारा मीडिया पर्सन के लिए रख के गया है। आज जो आया है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और इसमें मास्क है, विटामिन C है, पल्स ऑक्सीमीटर है, इसका साथ बैटरी दिया है और टेम्परेचर थर्मोमीटर भी है, थर्मोमीटर भी है।
और थर्मोमीटर का साथ में अगर कुछ बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उसमें पैरासिटामोल भी दिया है। यहाँ विटामिन सी का साथ कुछ एंटीबायोटिक्स भी आपको दिया गया है। ये है थर्मोमीटर, टेम्परेचर देखने के लिए। ईटानगर स्थित 12th NDRF ने लोअर सुबनसिरी जिले के होंग विलेज और जीरो के मदर्स होम में आज आयोजित एक कैंप में डिग्निटी किट्स का वितरण किया। NDRF के अधिकारियों ने बताया कि डिग्निटी किट्स में टूथपेस्ट, ब्रश, नहाने और कपड़े धोने के साबुन, अंडरगारमेंट्स, टॉवेल, हेयर ऑयल, एंटीसेप्टिक क्रीम और सैनिटरी पैड्स जैसी चीज़ें दी गई है। आपदा के समय प्रभावित महिलाएं इन किट्स का इस्तेमाल कर सकती है। NDRF के कमांडेंट राजेश ठाकुर ने होंग विलेज में 26 डिग्निटी किट्स वितरित किए और मदर्स होम में 74 डिग्निटी किट्स जरूरतमंद महिलाओं को दिए गए। इस अवसर पर लोअर सुबनसिरी जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी नीमा द्रेमा भी मौजूद थी। चांगलांग जिले में गैर सरकारी संगठन आमिया ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर बोरदुमसा ब्लॉक के 500 जरूरतमंद परिवारों को उम्मीद प्रोजेक्ट के तहत राहत सामग्री का वितरण किया है। राहत सामग्री के तौर पर गैर सरकारी संगठन ने जरूरतमंद परिवारों को राशन और मेडिकल किट्स के रूप में मदद प्रदान की है। जिन परिवारों को राहत सामग्री दी गई है उनमें ज्यादातर चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिक हैं। चांगलांग के जिला उपायुक्त देवांश यादव ने राशन और मेडिकल किट्स के वितरण की पहल को सराहा है, जबकि बोरदुमसा के जिला पंचायत सदस्य खाचांग मायो ने जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए आगे आए संगठनों के प्रति आभार प्रकट किया। यहाँ क्रिप्टो रिलीफ पार्टी आया है। ये उम्मीद प्रोजेक्ट के साथ हमारा NGO के तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। हमारे यहाँ जितना भी टी गार्डन वर्कर्स है जिसका रेशन कार्ड नहीं है उन लोग को एक तो रिलीफ के तौर से उन लोग आया है। I on behalf of the entire public of Boredumsa extend gratitude to the NGOs, खास करके हमारे DC चांगलांग डॉक्टर देवांश यादव साहब हमको ये संपर्क कराने की वजह से हम बहुत आभारी हूँ। कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए ईस्ट सियांग जिले के बिलात बामिन विलेज के लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए भाजपा की ईस्ट सियांग इकाई के सदस्यों ने आज इस विलेज के कोरोना प्रभावित परिवारों को आवश्यक सामग्री का वितरण किया। भाजपा सदस्यों ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे परिवारों को चावल, दाल, आलू, नमक, माचिस जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष आकू बोरांग, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता तातुंग जामो, पासीघाट की चीफ काउंसिलर ओकियम मोयांग बोरांग सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। हमारा साथ ZPC आया है, चीफ काउंसिलर साथ आया हुआ है। हमें ये बिलात बस्ती का कंटेनमेंट जोन घोषित किया है बोल के हम लोग आया है। दुख तकलीफ शेयर करने के लिए हम लोग थोड़ा सा रेशन लेके आए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कानून के प्रावधानों के तहत ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग के नेतृत्व में नगर निगम की एक टीम ने शनिवार को कारसिंगसा में नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के साइट का दौरा किया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना के लिए इस साइट का चयन किया। इस दौरान मेयर के साथ डिप्यूटी मेयर बीरी बासांग और विभिन्न वार्डों के कॉरपोरेटर भी मौजूद थे। श्री बासांग ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ईटानगर नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसी को ध्यान में रखते हुए NGT कानून के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जगह तय की गई है। इसलिए डिप्टी मेयर साहब हम दोनों कमिश्नर असिस्टेंट के साथ आया है, गांधी जी है, तो हमारा यहाँ में जो पूरा काम करेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यही सब यहाँ आया है। आप सबको क्लियर मैसेज दे रहा है। अभी जो हाल ही में NGT का इशू आ रहा है, NGT प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व इसलिए है क्योंकि ये हाईवे जो है हमारा 415 हाईवे से 2 किलोमीटर प्लस है, प्लस ये फिजिबल एरिया है, प्लस ये ज़मीन का मालिक खुद है। मिट्टी मालिक होते हुए हम बदमाश ये बात नहीं करेगा। अभी 33 रनिंग हो रहा है, 33 ईयर्स रनिंग हो रहा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अभी तक। मेरा बोल के कोई निकलता नहीं तो नहीं है। हम अपना खुद ऑक्यूपाइड किया,
32 ईयर्स अभी रनिंग हो रहा है और उसका बाद में कोई ऑब्जेक्शन होने वाला है आने से तो हमारा रिस्क है बोल के आप लोग को बता रहे हैं। ईस्ट सियांग जिले की जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को कोविड प्रबंधन पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर डी रेना, डीएसओ डॉक्टर टी तालोम, एडीसी पासीघाट और मेबो टी बोरांग सहित कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में हुई चर्चा के बाद जिला उपायुक्त ने नाइट कर्फ्यू के समय में 1 घंटे की छूट का फैसला किया और आज रविवार से प्रतिदिन सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी। ईस्ट सियांग जिले में प्रतिदिन शाम 4 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जबकि आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, जल और बिजली आपूर्ति, दूरसंचार सेवाओं सहित आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।